हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं थर्ड नंबर के बारे में, जिसका नाम है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ठीक ना। चलिए, इसके पहले हम लोगों ने ए और बी पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है। सी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था और सी का भी हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड पढ़ लिया है। ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड के बारे में, क्या है कोऑपरेटिव मार्केटिंग, क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इट रियलाइजिंग फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर्स प्रोडक्ट्स, यानी कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग का ऐसा तरीका है एग्रीकल्चर के फील्ड में, जो कि आपके प्रोडक्ट का, आपके सामान का, आपके गुड्स का बिल्कुल एक फेयर प्राइस दिलवाते हैं। यानी कि उसका जो असली दाम होना चाहिए, जो उसका रियल कीमत होना चाहिए, वो आपको दिलवाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गुजरात आर अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। देखिए मिल्क कोऑपरेटिव क्या है, जैसे गुजरात में यदि आपके गुजरात में कहीं भी आपको जाने का मौका मिले ना, तो सुधा दूध हो गया, फिर से अमूल हो गया, हालांकि हालांकि एग्जाम्पल है, लेकिन हालांकि सुधा हो गया, फिर से हमारा ये अमूल हो गया, ये सारा का सारा कोऑपरेटिव बेसिस पे काम करता है। हालांकि गुजरात में यदि आप कभी जाने का मौका मिले तो आप वहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग गाँवों से, गुजरात के अलग अलग जगहों से दूध को इकट्ठा किया जाता है और उन सभी को एक जगह पर लाया जाता है और उन किसानों को एकदम बिल्कुल फेयर प्राइस दिया जाता है। यानी कि कोऑपरेटिव मेनली ग्रुप ऑफ पीपल का एक संगठन होता है, जो कि वो उसको संचालन करते हैं, यानी कि उसको चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और अलग अलग गांव के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग वहां पे आके अपने सामानों को बेचते हैं। हालांकि कोऑपरेटिव में केवल दूध का ही एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, इसके अलावा भी और अलग अलग चीज़ों का एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन गुजरात में दिया गया एक एग्जाम्पल दूध का। ठीक ना। तो कोऑपरेटिव मेनली कुछ इंसानों के द्वारा चलाया जाने वाला एक आप कह सकते हैं संस्था है, जहाँ पे के लोग अपने सामानों को लाकर बेचते हैं, उसका उनको फेयर प्राइस मिलता है, जरा सा भी कम या फिर बेसी नहीं मिलता। हालांकि प्रॉफिट ही उनको मिलता है, कभी भी उनको निराश नहीं होना पड़ता है। ठीक ना। तो ये हो गया हमारा कोऑपरेटिव मार्केटिंग के बारे में। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है गुजरात में। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फोर्थ हमारा है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है, मेनली एक ऐसा संस्था है जो कि लोग अपने सामानों को लाकर वहाँ पे बेचते हैं और वहाँ से फिर अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक ना। तो लोगों को वहाँ पे फेयर प्राइस अपना मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड। और फोर्थ के बारे में हमारा है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में क्या खास बात है, लिखा हुआ देख लेते हैं। एश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि हम लोग जिसको शॉर्ट में एमएसपी भी कहते हैं, फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। इस पॉलिसी के तहत किसानों को अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, यानी कि ज़्यादा यदि सरकार ना दे पाए ना, तो कम से कम इतना दे दे कि उनको नुकसान भी ना हो और उनका प्रॉफिट भी हो जाए, है ना, इतना दे दे। तो वही हो गया हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, किसानों ने गेहूँ का फसल किया और उनको गेहूँ उपजाने में लगा 10 रुपये पर केजी, है ना, 10 रुपये पर केजी उनको गेहूँ उगाने में लगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसान चाहेगा कि उसका गेहूँ 15 रुपये, 16 रुपये, है ना, 17 रुपये, इस प्रकार का पर केजी के हिसाब से बिके मार्केट में। लेकिन यदि नहीं बिकता है तो गवर्नमेंट कम से कम उनको, यदि किसान 10 रुपये पर केजी के हिसाब से उगाया है और वो सोच रहा था कि मेरा गेहूँ 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में बिके, लेकिन यदि नहीं बिकता है तो गवर्नमेंट उनको कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी। जैसे 10 रुपये पर केजी उनको लगा है उगाने में, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको 12 रुपये, 13 रुपये, यानी कि इस प्रकार से गवर्नमेंट उनको पेमेंट करेगी उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए कि उनको उतना ज़्यादा नुकसान भी ना हो और उनका प्रॉफिट भी हो जाए। ठीक ना। यही हमारा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आगे बढ़ते हैं। फिर मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एफसीआई। देखिए आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे इंडिया में एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया, चलाया जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे अलग अलग स्टेट में भी होते हैं ये। ठीक है ना। यानी कि इतने बड़े बड़े गोदाम होते हैं ना कि वहाँ पे गेहूँ, चावल, चीनी, दाल, है ना, अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को वहाँ पे स्टॉक करके रखा जाता है, यानी कि इकट्ठा करके रखा जाता है। और रखने का मकसद ये होता है कि यदि कंट्री में किसी प्रकार का आपदा आ गया, जैसे अभी फिलहाल में कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस में बहुत सारे लोगों को अनाज बांटा गया, तो कहाँ से बांटा गया होगा, सरकार अपने घर से लाए होंगे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब सरकार लाया कहाँ से? सरकार लाया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम से, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाज हमारे स्टोर किए हुए रहते हैं और वहाँ से निकाल निकाल के गवर्नमेंट उन सभी लोगों को देते हैं जिनको कि उनकी ज़रूरत है। ठीक ना। तो मेंटेन उनको करना पड़ता है।
तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो बफर स्टॉक को मेंटेन करता है, यानी कि जो बड़े बड़े गोदाम को वो मेंटेन करता है ना। तो ये भी हमारा हो गया एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का ही एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं फिर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पीडीएस जिसको हम लोग कहते हैं, और हिंदी में जिसको हम लोग राशन का दुकान कहते हैं, है ना। राशन का दुकान, जैसे कि कम दामों में लोगों को अनाज मिल जाता है, वो हो गया हमारा, वो भी इसी के अंदर में आता है। उसके बाद वहाँ पे देखिए जब आप जाएंगे ना, तो हालांकि हो सकता है कि मार्केट में गेहूँ 20 रुपये पर केजी हो, तो वहाँ पे आपको 12 रुपये 13 रुपये इस प्रकार से मिल जाए, यानी कि बहुत ही कम दामों में मिल जाता है। These instruments are aimed at protecting the income of the farmers and providing food grains at a subsidized rate to the poor। तो सरकार का मकसद ये है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च करने का कि किसानों का जो इनकम है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, यानी कि इन किसानों का जो इनकम है वो कम से कम खर्चा हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनका बच पाए। इसके साथ ही साथ उनको बहुत ही कम दामों में सामान को दिया जाए ताकि उनको किसी प्रकार का समस्या ना झेलना पड़े। तो ये हो गया हमारा फोर्थ में पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। आई होप आपका समझ में आ रहा होगा। चलिए यहीं पे हमारा सी नंबर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करके था हमारा सी नंबर, 4 अलग अलग टॉपिक था, इसमें हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे डी नंबर के बारे में, जिसका नाम है इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स के बारे में, ठीक ना। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और इस चैप्टर में यदि आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए थैंक यू वेरी मच।